मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और मैं लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ जीके और जीएस की क्लास, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। और जो हमारी लगातार क्लासेस सुबह 7 बजे आती है वही क्लास है। तो सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है और समय को जो समझ लेता है वो अपनी जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए कथकली से, ऑप्शन बी कथक से, ऑप्शन सी भरतनाट्यम से, ऑप्शन डी मणिपुर से। तो इनका संबंध कथक से है। किससे बेटा? कथक से संबंधित है। कौन? बिरजू महाराज। इसके अलावा कथक से और कौन संबंधित है मैं बता रहा हूँ, बिंदा दीन है। कौन है बेटा? बिंदा दीन हो गए। और इसके अलावा आप लच्छू महाराज को जानते होंगे, लच्छू महाराज हो गए। ये भी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित। जबकि कथकली से कौन संबंधित है? कथकली के बारे में बता दूं, बल्ले थोल। और एक कथकली कहाँ की बेटा? तो केरल का है। कथकली कहाँ का? केरल का है। बल्ले थोल हो गए। इसके अलावा मेनन नारायण मेनन उदय शंकर हो गए, उदय शंकर हो गए। अब बात यहाँ किसकी होती है? भारतनाट्यम। ये कहाँ का बेटा? तो ये है तमिलनाडु का। भारतनाट्यम किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है, आप याद रखिएगा। और इससे कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह किससे हैं? तो भारतनाट्यम से। जबकि मणिपुर से झावेरी बहनें हैं और शुक्र अमल सिंह आतम सिंह। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये हमारा रहा और कह रहा है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? अर्थात कहाँ के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं? केरल के, आंध्र प्रदेश के, या बी ऑप्शन तमिलनाडु के, ऑप्शन डी महाराष्ट्र के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल में 94% साक्षरता पाई जाती है। जबकि बिहार जो राज्य है वहाँ पर साक्षरता कितनी बेटा? सबसे कम है। सबसे कम कहाँ के लोग साक्षर हैं? तो बिहार के सबसे कम है। जबकि दूसरे नंबर पर केरल में पहला नंबर, दूसरा नंबर मिजोरम का है, आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर मिजोरम का है और तीसरा त्रिपुरा का साक्षरता में। ओके, तो आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज है, की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजगोपाल ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1815 में इसकी स्थापना की। कब की थी बेटा? ब्रह्म समाज की स्थापना 1815 में उन्होंने की थी। तो आप बताएंगे 1815 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना थी। ओके, तो यही स्वामी विवेकानंद किसने की थी? रामकृष्ण मिशन हंस की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने, इनके गुरु थे। जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ओके, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, ये रहा चौथा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी जनपद में तेल रिफाइनरी, जहाँ पर पेट्रोल का शोधन होता है? बरेली में, वाराणसी में, महोबा में या मथुरा में? तो ऑप्शन हो जाएगा मथुरा में है तेल रिफाइनरी। और किसकी है ये? इंडियन ऑयल कारपोरेशन, इंडियन ऑयल ओसी की, इंडियन ऑयल कारपोरेशन ओसी की है। तो जो एक महारत्न कंपनी है उसी की ये कंपनी लगाई हुई है। तो आप याद रखिएगा। महोबा पान अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी घंटी वंटी के लिए प्रसिद्ध है, इसे वाराणसी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, कह रहा है मुद्रा का तात्पर्य क्या है? मुद्रा क्या कार्य करता है? मुद्रा क्या करता है? ऑप्शन ए मूल्य का मापन करता है, ऑप्शन बी कर्मचारी को मिलने वाला वेतन होता है, ऑप्शन सी लाभांश होता है, ऑप्शन डी किसी राज्य में प्रतिवर्ष कुल आय होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाए भाई, मुद्रा क्या करती है? मूल्य का मापन करती है, सीधी सी बात है, क्योंकि मूल्य का ये मापने का कार्य करती है। कौन? मुद्रा करती है। ओके, तो आप याद रखिएगा कि मुद्रा पैसे उस रूप में को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन की खरीद और बिक्री, इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। यह मूल्य मापन होता है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कह रहा है फरवरी 2023 में घोषित मिष्ठी योजना किससे संबंधित है? मिष्ठी योजना किससे संबंधित? ऑप्शन ए माइक्रो से, ऑप्शन बी मिसाइल प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन से शिक्षण और अध्यापन सामग्री से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि 1 फरवरी 2023 को चली थी, 1 फरवरी 2023 को चली थी ये योजना। और ये किसके क्षेत्र के लिए?
तो मैंग्रो वन जो होते हैं, मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर सोशलिस्ट हैबिटेट के इनकम सर्व योजना की घोषणा। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे साल्ट पैन लैंड्स पर मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना, अर्थात तटीय क्षेत्र में, जो भारत के तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर मैंग्रोव का वो करना था। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंग्रोव वन उत्पादन किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मैंग्रोव वन उत्पादित किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा रहा 7वां क्वेश्चन बेटा। कह रहा है किस मुगल, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? अकबर के कहने पर, औरंगजेब के कहने पर, शाहजहां के कहने पर, जहांगीर। तो जहांगीर के कहने पर ही अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। क्या फांसी दी गई थी? और रीजन क्या था कि जहांगीर का बड़ा लड़का था खुसरो, और उसने किस विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ, और अर्जुन देव ने उसकी मदद की थी, जिसके चलते हुए ऐसा हुआ था। ओके, और गुरु अर्जुन देव के 5वें गुरु जिनकी हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या 27 जुलाई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 29 अगस्त, और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन, मेजर ध्यानचंद के उपलब्ध। उन्हें इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। और इनकी बुक का नाम है गोल, हॉकी के जादूगर। 14 नवंबर को आप जानते हैं क्या मनाया, बाल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। आप देखेंगे ये रहा आपका, और आप बताइए इसमें कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपसे पुराना तो वही, पुराणों की संख्या अगर आप मुझे, पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। इसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। कह रहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, CR दास? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद कौन हो जाएंगे? इकबाल हो जाएंगे। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक बुक की रचना की थी, गीतांजलि की रचना इन्होंने की थी। हंगरी स्टोन भी की है। ओके, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन्हीं का है। हिंद स्वराज गांधी जी का है, हिंद स्वराज। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं आपको चेक करना है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, ओके, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ? लखनऊ में। निशात बाग जम्मू कश्मीर में, या फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, या हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में? तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत? तो ऑप्शन डी गलत है। ये कहाँ पर है बेटा? तो ये है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसको किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। तो आप याद रखिएगा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और इस इमारत परिसर में मुगल वास्तुकला से प्रेरित स्मारक है। 1993 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात में? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? चंदौली में है। कहाँ पर बेटा? चंदौली में है। ओके, तो आप याद रखिएगा कहाँ पर है। और इसकी स्थापना, चंद्रप्रभा चंदौली की स्थापना 1957 में की गई थी, पहला था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ही रहा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य में दिया जाता है, सिनेमा में दिया जाता है, ये दूरदर्शन में, खेल कूद में? तो अर्जुन पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। और किस में दिए जाते हैं? ये खेल कूद में दिए जाते हैं। और कब से शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार? तो 1961 से शुरू हुआ था बेटा। कितने? 1961 में शुरू हुआ था। और प्रत्येक वर्ष 15 खिलाड़ियों को अधिकतम दिया जाता है। और जब ये चालू हुआ तब 5 लाख रुपए मिलते थे, जब शुरुआत थी। अब इसकी 15 लाख, पहले 5 लाख मिला करता था। पहले की मैं बात बता रहा हूँ, पहले 5 लाख रुपए पुरस्कार था इसमें। ओके, अगला देखते हैं।
भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडियन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी पीटी उषा। तो आप भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। ओके, लता मंगेशकर का स्वर कोकिला कहा जाता है, इनको स्वर कोकिला कहा जाता है, स्वर कोकिला कहा जाता है इनको। ओके, लौह महिला इंदिरा गांधी को कहा जाता है लौह महिला, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश के पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। और पीटी उषा को क्या कहा जाता है? भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। क्या गोल्डन गर्ल? पीटी उषा को। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी और डॉक्टर बीडी जत्ती। तो उपराष्ट्रपति में तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो आप याद रखना कि कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ओके, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर मैं बात बताऊं तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ये थर्ड राष्ट्रपति थे। क्या थे बेटा? राष्ट्रपति थे। कौन? थर्ड राष्ट्रपति थे। ओके, ये थर्ड राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और बात रही वीवी गिरी की, तो ये चौथे क्या थे? ये चौथे राष्ट्रपति थे, चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और बात रही वीवी जत्ती की, ये पांचवें उपराष्ट्रपति एवं भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति ये भी रहे। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति की लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद, अगर मैं बताऊं तो अनुच्छेद 56(2) के तहत, 56(2) के तहत होता ही, 56(2) के तहत उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति किसको सौंपते हैं? 56(2) के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। हैजा रोग से शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा से त्वचा प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, हृदय। तो हैजा रोग से आपका क्या कौन सा रोग प्रभावित होता है? तो आंत। और एक गंदा पानी पीने से होता है हैजा। तो वाइब्रियो कालेरी एक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित होती है, जीवाणु जनित बीमारी है जो जिसको प्रभावित छोटी आंत होती है। इस रोग में उल्टी, दस्त अधिक होने के कारण पानी की कमी भी हो जाती है, डिहाइड्रेशन के कारण होता है। ओके, अगला रहा जी, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या था? किस लिए की गई थी? तो आपको बताना है क्या था? वैक्सीन निर्माण को बढ़ावा देना, बी स्वास्थ्य में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? पीएम प्रणाम रिसोर्स न्यूट्रिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन राज्यों को क्या था? राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग और बढ़ावा देना था। कि उर्वरक से संबंधित थी बेटा। तो पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित? तो ऑप्शन सी कृषि में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को कम करना और उनकी जगह कुछ दूसरा प्रयोग करना, मल्टीपल। अगला क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनैन वृक्ष से प्राप्त की जाती है, ये किससे होती है? सिनकोना से मिलता है, बरगद से, या यूकेलिप्टस या नीम से? तो ऑप्शन हो जाएगा सिनकोना से ये प्राप्त होता है। और दक्षिण अमेरिका में पेड़ में सिनकोना की छाल से तैयार की जाती है। ओके, तो आप याद रखिएगा। और मलेरिया के इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन, और कह रहा है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? चेन्नई को, बेंगलुरु को, नोएडा को, या मोहाली को? तो ऑप्शन ये हो जाएगा बी, किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको बेटा? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक आईटी कंपनियां यहीं पर हैं और भारत के निर्यात 33% योगदान आईटी क्षेत्र से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मृत भाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मृत भाषा पुरस्कार से 2023 में किसे सम्मानित कर दिया था? पैगी मोहन को, स्वाति दवे को, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को, अजय बंगा को? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र कुमार मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, और उन्हें बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना से यह बांग्लादेश के ढाका में यह पुरस्कार मिला था। कहाँ मिला था? तो ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा। अगला 22वां क्वेश्चन रहा ये,
गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, न क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मीथेन होती है, लगभग 75% यही होती है। ओके, तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 31 वर्ष। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। 30 वर्ष हो जाएगा। और इसका जिक्र 84 में, अनुच्छेद 84 में दिया गया है। किसके बारे में? राज्यसभा के योग्यता के बारे में कि कौन नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हता जो संसद द्वारा मांगी गई, उससे 25 लोकसभा में मांगी जाती है, लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में 25 चलती है। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यवाही शक्ति किसमें निहित थी? राज्यसभा के सभापति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में? तो मंत्रिपरिषद की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, और अनुच्छेद 74 के तहत ही है ऐसा। अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई, अनुच्छेद 74 में जिक्र है मंत्रिपरिषद का। ओके, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के लिए संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर पर, एनालॉग कंप्यूटर पर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर काम करता है। तो आप बताएंगे ये करता है डिजिटल कंप्यूटर पर काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पद्धति पर कैलकुलेटर काम करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? भाई कोई टेम्परेचर तो क्या गल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? गल रहा है। भाई कोई ठोस जब गल गया तो पानी हो गया, तो वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकरण ऊर्ध्वपतन होता है, गलनांक हो जाएगा, ऊर्ध्वपतन हो जाएगा, ये प्लाज्मा। तो यह क्या होता है? गलनांक। जब कोई चीज़ गलती है उसे क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। ओके, जब कोई ठोस से द्रव में बदलता है तो उसकी क्या गलनांक बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पूछ रहा 27वां क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन ए सामाजिक दृष्टिकोण पर परिवर्तन, ऑप्शन ए पश्चिमी जीवन शैली अपनाना, ऑप्शन सी नई तकनीक का प्रयोग करना, ऑप्शन डी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना। ये आधुनिकीकरण का उद्देश्य हमारा नहीं था, पूछ रहा है। ओके, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना नहीं था, बल्कि इसके उद्देश्य जनसाधारण के जीवन पर स्तर को ऊंचा उठाना था। अगला 28वां क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? क्या आलू से कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता? पाया जाता है। दूध में मिलता है? हाँ। अनाज में मिलता है। तो किस में नहीं मिलता बताइए? मांस में नहीं मिलता। किस में नहीं मिलता? तो मुर्गा मांस में नहीं मिलता। ओके, आप याद रखिएगा। 29वां, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना पीएच मान होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 14, 8, 10 या 12। तो इसका पीएच मान 10 होता है। और पीएच मान कितना होता है? यहाँ देखो 7, ये होता है उदासीन। और अगर इससे 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो ये क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय अगर 7 से कम हो रहा है, और 7 से अगर ऊपर जाए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाता है तो ये क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति होगा। और 7 में रहेगा तो क्या? उदासीन माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर नाम दिया जाता है? तो आप जानते हैं कि कितने ध्वनि को माप दिया जाता है कि ये क्या है? शोर। तो 80 डेसिबल ऑप्शन हो जाएगा इसका, कि अगर इससे अधिक आपको ध्वनि सुनाई दे रही है तो वो शोर माना जाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अब बातचीत करते हैं थोड़ा इसका देख। तो साधारण बातचीत के लिए कितनी डेसिबल, हम जैसे धीरे धीरे फुसफुसाहट की बात करते हैं, वो 30 से 40 डेसिबल होती है। 30 से 40 डेसिबल होती है। मिसाइल जो चलती है वो 180 डेसिबल में चलती है। 180 डेसिबल उसकी आवाज़ होती है, 180 डेसिबल।
ओके। और इसके बाद आपने देखा होगा ट्रैक्टर 90-100 में चलता है, ट्रैक्टर जो गांव में चलते हैं उसकी 100 डेसिबल तक आवाज़ रहती है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता क्या कहलाती है? बाइट, बिट, किलो या पिक्सल? तो क्या कहलाती है? तो आप बताइएगा। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर बाइट कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? बाइट कहलाती है। और एक बाइट बराबर, अगर मैं बताऊं, एक बाइट बराबर होता कितना है? तो एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। क्या होता है? 8 बिट होता है। तो आप याद रखिए। या कहूँ तो 1 KB होता है, 1 KB और KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB, और 1024 बाइट बराबर 1 MB होता है। 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है? तो आप बताएंगे 1 MB होता है, 1 MB। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 8 अप्रैल को, 8 मार्च को या 8 जून? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को प्रतिवर्ष महिला दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 33वां, भारत में किस राज्य में की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती दुर्गा बनर्जी? तो सुचेता कृपलानी यूपी की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। और ये कब बनी थी बेटा? तो आप बताएंगे 1963 से 1967 तक रही हैं। कब रही? 1963 से 1967 के बीच में ये मुख्यमंत्री रही हैं। फातिमा बीबी क्या थी? तो आप बताइए, फातिमा बीबी क्या थी? तो भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थी। क्या थी? न्यायाधीश थी। कहाँ की? हाई कोर्ट की थी, हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी। विजयलक्ष्मी पंडित यूएन में चुनी जाने वाली पहली महिला थी। यूएन में चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप बनाएंगे विजयलक्ष्मी पंडित थी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का। ये रहा हमारा, कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा था। इससे तीन बड़े कौन है? सबसे बड़ा राजस्थान है बेटा, राजस्थान। और दूसरे नंबर में MP है, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर में अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का 7.33% है। अगर क्षेत्रफल में कहूँ तो 2,40,928 है वर्ग किलोमीटर। ओके, याद रखिएगा। 35वां क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? सत्यजीत रे को, सी राजागोपालाचारी को, मदर टेरेसा को या CB रमन्ना को? तो सी राजागोपालाचारी को पहला भारत रत्न प्रदान किया गया था। और कब दिया गया था? 1954 में। 1954 में इन्हें दिया गया था। इनके साथ 2 व्यक्तियों को और दिया गया था। किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर और वेंकटन रमण को। तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी नदी पर सही कौन सा? गोदावरी नदी पर गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पर गोदावरी सेतु, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? तो ये पटना में बनाया गया है। और कहाँ पर है? ये पटना पर, पटना में है। ये कितना है? तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी सेतु पटना के हाजीपुर जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर पश्चिम दिशा में बनाया गया एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बनाया गया पुल है। इसकी लंबाई, नदी की बात हो रही है, 5.5 किलोमीटर है लगभग, 5.5 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ओके। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन 1982 में किया था। मई 2017 में ब्रह्मपुत्र नदी पर भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र, जो भारत का सबसे लंबा पुल बन गया है। और ये कितना है जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाया? क्योंकि इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो 9.15 किलोमीटर, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, किसी क्षेत्र की औसतन जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? वर्षा का होता है, वायु की गति का नहीं, वृक्षों का होता है, आर्द्रता का होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो आप बताइए 37 का क्या हो जाएगा? किसी वर्ष की जलवायु जानने के लिए वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण, जबकि वृक्षों की संख्या जलवायु को निर्धारित नहीं करती हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका, ये हो जाए। और लगभग 35 वर्ष के मौसम का अध्ययन किया जाता है इसमें, तब जलवायु के बारे में पता चलता है। आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे सुंदर सुंदर हाथों से कब हुआ था बेटा? तो 25 नवंबर 1974 को ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये। ओके, तो आज हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। और आपको कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर करिए। और हमारी ऐसे क्लास देखने के लिए हमारे राजेश क्लासेस प्लेलिस्ट में जाइए। राजेश क्लासेस में आप डालेंगे, सर्च करेंगे राजेश क्लासेस में, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे ऐसी क्लासें। और ऐसे ही प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि कैसे हमारे क्वेश्चन रहते हैं या लेवल और बढ़ाएं हम। आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।